पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी डिटेल से इसमें आपके सामने चर्चा रखेंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वक्फ अधिनियम 2025 पारित होने के बाद देश में विपक्ष द्वारा लगातार विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय को अटकाने, लटकाने, भटकाने और भड़काने की जो एक प्रथा हमेशा से चली आई है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराना और अपने वोट बैंक को मजबूत करना, और हमेशा जब जब मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में कोई रिफॉर्म्स की बात करी है तो उसको एक मजहब का चश्मा लगाकर मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश की गई है। देश गवाह है इस बात के लिए कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा था उस वक्त देश के मुसलमानों को यह समझाया गया विपक्ष द्वारा कि ये आपकी नागरिकता देने का कानून है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्लियामेंट के पटल पर अनेकों स्थान पर यह कहा गया कि इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है, आज इससे रिव्यू हुआ। ठीक उसी प्रकार से पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों में 3 तलाक पर कठोरता से प्रतिबंध था, लेकिन मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस देश की सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम महिलाओं को बंधवा मजदूर बनाकर रखने की अपनी रणनीति के तहत इस देश में 3 तलाक पर पाबंदी नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज में ये रिफॉर्म्स का कार्य किया तो उस समय भी मुसलमानों को मजहब का चश्मा लगाकर ये समझाने की कोशिश की गई कि ये मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजने का अभियान है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से आज ये वक्फ अधिनियम 225 में जब ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए तो मुस्लिम समुदाय को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपकी दरगाहें, आपकी मस्जिदें और आपके कब्रिस्तान को छीनने की सोची समझी साजिश है। आज दिल्ली और देश के मुसलमान को ये बात बताने की आवश्यकता है कि वक्फ की लगभग 10 लाख करोड़ की संपत्ति, जो 37,000 एकड़ संपत्ति है, उसमें केवल 14% संपत्ति पे दरगाहें, मस्जिद और कब्रिस्तान है, बाकी 86% संपत्ति कमर्शियल है और प्राइम लोकेशन पे है। दरअसल ये वक्फ अधिनियम 225 उस 86% संपत्ति को अवैध कब्जों से मुक्त करके अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के पसमानदा तबका, महिलाओं को उनका अधिकार, बेवाओं को और यतीमों को उनकी हिस्सेदारी देने के लिए, और वक्फ का जो असली काम है, वक्फ इसीलिए बनाया गया था कि मुस्लिम समुदाय की बहनों को, मुस्लिम समुदाय की बेवाओं को, मुस्लिम समुदाय की यतीम बच्चों को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने के लिए वक्फ का जो गठन किया गया था उस पर काम किया जाए। आज वक्फ 225 की डिटेल जानकारी और आगामी कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे, इस पर विशेष चर्चा के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा। आगे की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज पत्रकार वार्ता में उपस्थित दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, उपस्थित मंच पर पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पिछले 1 दशक से ज्यादा के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत के लिए प्रगतिशील सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, ट्रांसपेरेंसी और जेंडर इक्वलिटी को लेकर के अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। वर्तमान में संसद के द्वारा पारित वक्फ का कानून
उस प्रगतिशील यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वक्त में परिवर्तन की बात कोई पहली बार नहीं है। वक्फ एक्ट आने के बाद समय समय पर उस पर परिवर्तन होते रहे और जो 2013 में भी अंतिम बार परिवर्तन हुआ, उस समय की भी अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट देखेंगे और उससे पहले कांग्रेस के समय में उन्हीं के वरिष्ठ नेता के रहमान कमेटी की रिपोर्ट को देखेंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, अपने उद्देश्यों को पूरी करने के लिए होनी चाहिए, वो विषय एड्रेस होने से रह गए थे और इसलिए देश की सरकार वक्फ कानून लेकर के आई। मैंने खुद ने भी पार्लियामेंट की अनेक कमेटियों की अध्यक्षता करी है, जेपीसी की अध्यक्षता करी है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से इस बार ये बिल न केवल जेपीसी को भेजा, बल्कि जेपीसी ने जो व्यापक कंसल्टेशन किया, वो इस बात को दर्शाता है कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार सब विषयों को इसमें समाहित कर रही है। और इसलिए कांग्रेस का जो पहला भ्रम फैलाने का प्रयास है कि वक्फ से मुसलमानों के कोई अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वक्फ मुस्लिम धर्म के हिसाब से चैरिटेबल कार्य करने के लिए एक संकल्प है। इस एक्ट के आने के बाद भी मुस्लिम इंडिविजुअल और ग्रुप अपने धार्मिक कार्यों की गतिविधि के लिए एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी इस धार्मिक गतिविधि और अपने इस संकल्प को अभिव्यक्त कर सके। और इसलिए वक्फ को क्रिएट करने का, वक्फ को मैनेज करने का, वक्फ को रेगुलेट करने का मुसलमानों का अधिकार इस संरक्षण के बाद भी सुरक्षित है। लेकिन जो वक्फ बाय यूजर का विषय है, ऐसे वक्फ जिनका उल्लेख 1923, 1954, 1995 या अन्य किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा, सर्वे के द्वारा नहीं, क्योंकि 2013 में जो कांग्रेस इस बिल में कमियां लेके आई थी, उसमें एक बात तो ध्यान में आती है कि अचानक 10 साल में वक्फ की संपत्तियों में 100% का इजाफा, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये संपत्तियों का सही तरीके से निर्धारण करने के लिए इस कानून को लाया गया है। हमारे संविधान में धारा 26 में राज्य को ये अधिकार है कि वो कोई भी धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन की एक्टिविटी और उसके मैनेजमेंट के लिए कानून बना सके। और इसलिए ये कह देना कि अधिकार ही नहीं है, तो भाई आपने किया था तब क्या था? तब भी तो अमेंडमेंट अधिकारी था। आपके समय में जो कमेटियों की रिपोर्ट आई, उन लक्ष्यों को तो आपने प्राप्त नहीं किया। और जैसा कि मेरे साथी अभी कह रहे थे कि प्रॉपर मैनेजमेंट और रखरखाव के अभाव में इन संपत्तियों पर एनक्रोचमेंट, इन संपत्तियों का दुरुपयोग, इन संपत्तियों का धार्मिक कार्य के अलावा दुरुपयोग जो हो रहा था, उसके मैनेजमेंट का एक सिस्टम आना चाहिए। और कोई भी संपत्ति का स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल की व्यवस्था दी जानी चाहिए। अगर इन संपत्तियों को लंबे समय तक सिविल न्यायालय के रास्ते में अगर उलझाए रखेंगे, तो इससे तो संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन नहीं होगा। तो सरकार के द्वारा एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था भी की गई। और एक सबसे बड़ी बात है जो इवन कांग्रेस के समय की भी कमेटी में कहा गया था कि ये वक्फ की संपत्ति का डिजिटल देखरेख और रिकॉर्ड होना चाहिए। आज अगर वो सरकार करने जा रही है, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है?
और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, इससे पहले जो संपत्ति के प्रबंधन में आर्बिट्रेरी पावर्स थी, उसको एक लेजिस्लेशन के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके अंतर्गत लाया गया है। और इसलिए ये वक्फ के मैनेजमेंट को मॉडर्न गवर्नेंस के स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने का माध्यम है। और सरकार की जो एक प्रगतिशील सरकार के नाते लगातार लोगों की संवैधानिक मान्यताओं के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, इक्वल सोसाइटी के लिए और जिस ऑब्जेक्ट के लिए जिन संपत्तियों की परिकल्पना की गई और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार एक सकारात्मक मंशा से इसको लेकर के आई है। हमें पता है और हम देख रहे थे कि सरकार ने सारे विषयों का जवाब इस पूरे एक्ट के माध्यम से दिया, लेकिन ना तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने इस पर कोई भाषण दिया, तो लोगों को पता ही नहीं उनके विचार पक्ष में या विपक्ष में है। और शायद उनकी बहन तो इसमें विपक्ष में वोट डालने भी नहीं आई, तो हो सकता है कोई कारण रहा उनके बिल के बारे में। तो जो कांग्रेस जो परिवार है वो तो इसमें कहीं थे नहीं, और कौन बोले क्या बोले ये पता नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्रखरता के साथ सारे विषयों को रखा और निश्चित रूप से ये विषय अभी मैं हमारे सम्मेलन होने जा रहे हैं उसमें तथ्यवार में रखूंगा और मैं चाहूंगा कि मीडिया के मित्र भी उसमें आए ताकि हम इस व्यापक जन जागरण के सही तथ्यों को जनता तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। इस विषय पे अगर किसी का कोई भाई साहब से सवाल सर मुस्लिम केरला स्टेट जो है पहला स्टेट है जिसने इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवाल उठाए हैं। आज हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग, सरकार का भी जवाब। सर एक अहम चीज है, इसलिए कहा जा रहा है कि जो 300 साल 200 साल पुराने धार्मिक स्थल हैं उनका अगर कागज नहीं हुआ तो मुसलमानों को वो छीन ली जाएंगी। वक्त बाई यूजर को किसी तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है, गलत तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू।